नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर की ओर से प्रदेश के आह्वान पर गुरुवार को प्रत्येक विद्यालय में काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया गया। शिक्षकों की विभिन्न मांगों तथा राज्य सरकार की ओर से लिए जा रहे एक तरफा निर्णय के विरोध में किए जा रहे आंदोलन की कड़ी में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी शिक्षकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर सरकार के निर्णय का विरोध किया। संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार का एक तरफा निर्णय लेते हुए शिक्षकों के वेतन में मनचाही कटौती कर रही है, जिसका संघ शिक्षक राष्ट्रीय पुरजोर विरोध कर रहा है। इस हेतु संघ की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान के तहत काला दिवस मनाया गया है। इस दौरान शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के एक तरफा निर्णयों का विरोध किया है। गुरुवार को विद्यालय में विरोध प्रदर्शन करने वालों में पूर्व जिला अध्यक्ष गुरुशरण गोयल, अतिरिक्त जिला मंत्री रोहित जैन, जिला मंत्री रघुवीर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष धन्ना सिंह रावत, मंत्री किशन प्रजापति, अध्यक्ष नंद सिंह चौहान, जिला कोषाध्यक्ष विष्णुदत्त गोयल, मधुर शर्मा, कंचन परिहार तथा नीतू मिश्रा सहित अन्य शिक्षकगण शामिल थे। मालूम हो कि गुरुवार को शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अशोकनगर, बालिका छावनी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टाटगढ़, नरबतखेड़ा, माथुवाड़ा, राज्य आवास, नाईकला, गोहाना, किशनपुरा, जवाजा, लोटिया तथा तारागढ़ में भी संघ सदस्यों की ओर से काला दिवस मनाया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश के आह्वान पर पूरे राजस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय 7 तारीख से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि सरकार के द्वारा एक तरफा निर्णय लेकर शिक्षकों के वेतन से 1 दिन एवं 2 दिन के वेतन की कटौती की जा रही है और ये वेतन की कटौती कब तक होगी कोई पता नहीं है। इसके विरोध में 7 तारीख को प्रत्येक उपशाखा की ओर से राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया। उसमें शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव को ज्ञापन दिया गया। 8 तारीख को प्रत्येक शिक्षक मेल कर रहा है, ट्वीट कर रहा है कि हम वेतन से कटौती नहीं कराएंगे। इसी के क्रम में आज 10 तारीख को पूरे राजस्थान में प्रत्येक उपशाखा स्तर पर, प्रत्येक विद्यालय स्तर पर काली पट्टी बांधकर राजस्थान सरकार का विरोध किया जा रहा है कि शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के वेतन से जो कटौती की जा रही है उसका घोर विरोध करता है राष्ट्रीय। ये हर धर्मिता है सरकार। प्रदेश भर में पूर्व में पटवार संघों की ओर से किए गए आंदोलनों के दौरान संघ व सरकार के साथ हुए समझौते को अब तक लागू नहीं करने को लेकर राजस्थान पटवार संघ में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर संघ की ओर से सरकार को सद्बुद्धि के लिए संघ की ओर से 12 सितंबर को सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। संघ के प्रदेश स्तरीय निर्णय के अनुरूप राजस्थान पटवार संघ ब्यावर की ओर से भी सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यज्ञ की अनुमति के लिए गुरुवार को संघ पदाधिकारियों ने एसडीएम श्वेता चौहान को एक पत्र देकर स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। संघ के लोकेश कुमार मीणा ने बताया कि संघ की मांगों व समझौतों को लागू करने के लिए पूर्व में भी राजनेताओं के माध्यम से सरकार को पत्र भेजे गए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण संघ को विवश होकर यह आयोजन करना पड़ रहा है। मीणा ने बताया कि प्रदेश स्तरीय निर्णय के तहत शनिवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। एसडीएम को पत्र सौंपने के दौरान अध्यक्ष मीठू सिंह रावत, लोकेश मीणा, के अवस्थी, प्रवीण फुलवारी, राकेश जटिया, मुलाराम भाटी, मेघराज, रामकरण तथा सोनू गजराज आदि शामिल थे। आज श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय ब्यावर को पटवार संघ ब्यावर की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें सरकार के लिए हम सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे दिनांक 12 तारीख को उपखंड कार्यालय के सामने, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ पटवार संघ के साथ जितने भी समझौते किए हैं, वेतन विसंगति हो या कोई और मांग हो, सरकार ने एक भी मांग पर अमल नहीं किया है। इसलिए हमने अभी जो राजनेता हैं उनके मार्फत भी ज्ञापन देकर भी उनको सरकार को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जाग रही है। इसलिए हम दिनांक 12/9/2020 को सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे उपखंड कार्यालय के सामने। उसी संदर्भ में आज हमने उपखंड अधिकारी महोदय ब्यावर को ज्ञापन सौंपा है। शहर के सेदरिया पुलिया पर गुरुवार सुबह एक अज्ञात ट्रेलर चालक ने एक पैदल राहगीर को टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बलाड निवासी जाकिर गुरुवार सुबह काम पर जाने के लिए पैदल ही शहर की तरफ आ रहा था कि सेदरिया पुलिया के यहाँ एक ट्रेलर चालक ने उसे टक्कर मार दी।
शहर में सीवरेज लाइन के नाम पर खोदी जा रही सड़कें ठेकेदार की लापरवाही के कारण आमजन के लिए मौत का सामान साबित होती जा रही है। पहले ही खुदाई के दौरान बरती जा रही अनियमितताओं से शहर की सड़कों की छाती पर जगह जगह खड्डे हो रखे हैं, जिसका खामियाजा शहरवासी बरसात के दिनों में उठा चुके हैं। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर सीवरेज के नाम पर शहर की सड़कों की छाती को छलनी करने का कार्य शुरू हो गया है। वर्तमान में शहर के अजमेरी गेट क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने के नाम पर खुदाई की जा रही है। खुदाई कार्य की कछुआ चाल के चलते आसपास के दुकानदारों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पूरे शहर के बाजारों में रात्रि के समय खुदाई का काम किया गया, लेकिन यहां पर केवल दिन में ही खुदाई कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण दिन भर उड़ती धूल मिट्टी के कारण व तेज आवाज के कारण दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अजमेरी गेट शहर में प्रवेश का प्रमुख मार्ग होने के कारण भी वाहन चालकों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। खुदाई कार्य के कारण दिन भर वाहनों की भीड़ दोनों तरफ लगी रहती है। कई बार यातायात दबाव के कारण अजमेरी गेट पर जाम की स्थिति भी बन जाती है। आसपास के दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त खुदाई कार्य को रात के समय करवावे, ताकि आमजन को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। दुकानदारों ने बताया कि महज 100 फीट की दूरी में खुदाई करने में ही 15 दिन से अधिक का समय लग गया है, जिसके कारण आसपास के व्यापारियों के धंधे पर असर पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से गुहार लगाई है कि उक्त खुदाई कार्य को दिन के बजाय रात के समय करवावे, ताकि किसी भी प्रकार की जन समस्या से बचा जा सके और दुकानदार दिन के समय शांति से अपना कामकाज कर सके। गुरुवार को क्षेत्रवासी तथा आसपास के दुकानदारों भगवान दास खुबानी, लालचंद, सुरेश, कमल कुमार, महेश प्रजापत, सुरेश, मुकेश, कमल किशोर, रामपाल शर्मा तथा रिजवान आदि ने प्रशासन से खुदाई कार्य को रात के समय करवाने की मांग की है। हमारे यहाँ पे 15 दिन से परेशान हो रहे हैं। दिन में रंजे उठ रही है, सब दुकानदार परेशान, और ये नाइट में काम करते नहीं है और महीने भर से हम परेशान हो रहे हैं। इनको इतने दिन हो गए कहते कहते कुछ नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। 2 घंटे चलती है, फिर भाग जाते हैं और फिर आराम से आते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, जब चाहे जब चलाते हैं, मन चाहे जैसे। और सब दुकानदार सब परेशान हो रहे हैं, मजदूर वगैरह सब। दिन भर डस्ट मुँह में जाती है और वैसे कोरोना से धंधा नहीं है और धंधा से हम परेशान हो रहे हैं। सिर्फ ये सुबह से शाम तक का काम करते हैं। सुबह से शाम का मार्केट खुलता है और उसके अंदर पूरा मार्केट खराब हो गया और कुछ नहीं है। और कोरोना के कारण तो वैसे धंधा नहीं है और अभी और धंधा खत्म हो गया। ये रोड और बंद हो रहा है। करीब 10 दिन से काम बंद हो रहा है और अभी भी ये यहाँ 3 दिन से ये खुदाई यही एक ही जगह चल रही है। ये शायद चट्टान आ गए, कुछ और हो गया। इस वास्ते लंबे टाइम से 3 दिन से काम चल रहा है। ये काम रात में हो जाए कोई दिक्कत नहीं हमारे को। प्रदेश में कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ शिक्षक संघों का आंदोलन जारी है। शिक्षक संघ राज्य सरकार की कर्मचारी शोषण की नीतियों का विरोध करते हुए नीतियों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को निकटवर्ती ग्राम ब्यावर खास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हाथों पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। राजस्थान शिक्षक संघ के आह्वान पर आयोजित काला दिवस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों ने मार्च माह में रोके गए 16 दिन के वेतन, कोरोना काल में 5 दिन के वेतन को राष्ट्रीय आपदा कोष में जमा कराने के बाद भी प्रति माह 1 से 3 दिन का वेतन काटने एवं उपार्जित अवकाश के भुगतान रोक लगाने का निर्णय का विरोध कर रहे थे। विरोध करने वाले शिक्षकों में प्रधानाचार्य कविता मौर्य, सुरेश मीणा, हेमंत दगदी, नारायण लाल प्रजापति, बजरंग सिंह पंवार, महेंद्र साकला, दिनेश कुमार चावला, शकुंतला सरवा, मीनाक्षी डेविड तथा शगुफ्ता खान आदि शामिल थे। शहर के अजमेर रोड स्थित होटल श्री के सामने विगत 4 दिनों पूर्व जलदाय विभाग की ओर से खोदा गया खड्डा आज भी खुला पड़ा है। लाइन में हो रहे लीकेज के कारण इस खड्डे में पानी भर जाता है। खड्डे में भरा पानी किसी अनजान हादसे को निमंत्रण दे रहा है। बताया जा रहा है कि खड्डे में भरे पानी में पास ही में रहने वाले खानाबदोश परिवार के छोटे छोटे बच्चे नहाते हैं, जो किसी भी समय किसी अनजान हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्षेत्रवासी सोहनलाल भाटी ने बताया कि जलदाय विभाग की ओर से 5 दिन पूर्व नई पाइपलाइन डालने के लिए खड्डा खोदा गया था। विभाग के कर्मचारियों ने पाइपलाइन डालने के बाद खड्डे को खुला ही छोड़ दिया, जिसमें लाइन के लीकेज से रिसने वाला पानी भर जाता है। भाटी ने बताया कि विगत दिनों शहर के होटल विनोद के पास बेसमेंट के खड्डे में भी एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी हालात ऐसे ही है। भाटी ने प्रशासन तथा जलदाय विभाग के अधिकारियों से शीघ्र ही इस खड्डे को बंद करने की मांग की है, ताकि संभावित हादसे को टाला जा सके। इसी क्रम में क्षेत्रवासी दुर्गालाल भाटी ने भी इसे जलदाय विभाग की लापरवाही करार देते हुए खड्डे को बंद करने की मांग की है।
ये अजमेर रोड पे एक खड्डा हो रखा जिसकी पाइपलाइन लीकेज है, उसके अंदर दिन भर बच्चे नहाते हैं और मेरी यहाँ डेयरी है। मैं दिन भर भगाता हूँ इन बच्चों को और कोई न कोई हादसा हो जाएगा, उससे काफ़ी परेशानी है। और मैंने इसकी कई 2-3-4 बार शिकायत भी कर दी, लेकिन कोई आने के लिए ठीक करने के लिए तैयार नहीं है अभी। ये गड्ढा जलदाय विभाग कर्मचारियों ने आज से 5 रोज पहले खोदा था। 5 रोज पहले 9-10 बार फ़ोन कर दिया इनको, ना कोई कर्मचारी आता है ना कोई अफसर आता है। ये गड्ढा दिन भर भरा हुआ रहता है, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे दिन भर इसमें कूद के नहाते हैं। कल को अगर बच्चा कोई गिर के मर गया, इसमें जवाबदारी किसकी होगी? अभी यही हादसा 15 रोज पहले बिहार में हो चुका है, कंचन पेट्रोल पंप के सामने। वो तो चलो प्राइवेट जगह थी, ये सरकारी है। और फिर हमने 10 दफ़ा फ़ोन कर दिया है, कोई कर्मचारी नहीं आता है यहाँ पर, और आकर देख कर चले जाते हैं। खुदा हुआ है या बच्चे नहाते हैं, उसको पूछते हैं, कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए या संगठन जान नहीं दे रही है। काफ़ी 15 दिन हो गया कम से कम खड्डे को। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में गुरुवार को एक रोगी परिजन द्वारा चिकित्सक के समक्ष दवा की मात्रा बढ़ाने की मांग परिजन को भारी पड़ गई। परिजन मांग पर चिकित्सक भड़क उठा और उसके हाथ से पर्ची वापस लेते हुए उसकी फटकार लगा दी। चिकित्सक की फटकार के बाद रोगी परिजन अस्पताल से बिना उपचार व दवा लिए ही रोगी के साथ घर लौट गया। जानकारी के अनुसार जामा मस्जिद गली निवासी हाजी मोहम्मद की पत्नी विगत कई दिनों से चर्म रोग से पीड़ित थे। गुरुवार को वह अपनी पत्नी को दिखाने के लिए एकेज पहुंचा तथा वहां पर चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप जैन को चेकअप करवाया। डॉक्टर जैन ने चेक करने के बाद पर्ची पर दवा लिख दी। बताया जा रहा है कि हाजी मोहम्मद जब दवा काउंटर पर पहुंचा तथा दवा लेने के दौरान काउंटर कर्मी से दवा की एक ट्यूब के स्थान पर 2 ट्यूब देने की बात कही, जिस पर काउंटर कर्मी ने दवा की मात्रा बढ़ाने के लिए डॉक्टर से पर्ची पर लिखवाने की बात कही। इस पर हाजी मोहम्मद पुनः डॉक्टर जैन के यहाँ पहुंचा तथा बताया कि उसकी पत्नी के शरीर में जगह जगह खुजली हो रही है, इसलिए पर्ची पर 1 के स्थान पर 2 ट्यूब लिख दे। हाजी मोहम्मद ने बताया कि करीब 15 मिनट कक्ष के बाहर इंतजार करवाने के बाद डॉक्टर जैन उठकर बाहर आए और उसके हाथ से दवा पर्ची छीनते हुए उसकी फटकार लगा दी और वहां से भगा दिया। रोगी परिजन ने बताया कि चिकित्सक के इस रवैये से उसे गहरा दुख हुआ है और वह बिना दवा व उपचार के लिए ही घर के लिए रवाना हो गया। उधर चिकित्सक का कहना है कि अनावश्यक दवाई की मांग बार बार करने और रौब दिखाना गलत है, जिसके कारण संबंधित को गार्ड के हवाले किया गया। पर्ची वर्ची कटवाई मैंने और मेरी मिसेज को दिखाने के लिए आया था, तो डॉक्टर साहब ये चमड़ी वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए गया मैं, और इन्होंने दवाई लिखी। दवाई लिखने के बाद में मैं वापस काउंटर पे दवाई लेने गया। काउंटर पे दवाई लेने गया तो काउंटर वाले को मेरी मिसेज को एलर्जी ज़्यादा हो रही थी, तो काउंटर में मैंने कहा कि ट्यूब 2 दे दीजिए 1 की जगह। तो जिन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब से लिखवा के आ जाओ, तो सर मैं डॉक्टर साहब से लिखवाने के लिए गया, तो डॉक्टर साहब ने मतलब 15-20 मिनट तो मेरे को बाहर खड़ा कर दिया कि अभी टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा मुझे वेट कराने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब कि आप 2 ट्यूब लिख दीजिए, मेरी मिसेज के एलर्जी ज़्यादा हो रही है, 2 ट्यूब लिख दीजिए। तो डॉक्टर साहब एकदम मतलब उठ के आए और काउंटर पे आके काउंटर पे बोलने लगे कि किसने बोला कि 2 ट्यूब बोल लिखने की। तो मैंने कहा काउंटर वाले ने बोला था। तो काउंटर पे फिर वो पर्ची वर्ची मतलब कोस ली मेरे से, और मतलब ट्यूब वूब वगैरह इन्होंने बोला कि काउंटर वाले को इसको कुछ भी मत देना, ना तो गोली दवाई देना ना ट्यूब देना। और वो पर्ची थी, जो पर्ची भी मेरी कोस ली। ब्यावर को जिला बनाने की मांग सहित अन्य 13 सूत्री मांगों को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत की ओर से बुधवार से चांगेट स्थित स्वामी कुमारानंद सर्किल पर सरकार के खिलाफ शुरू किया गया धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को विधायक को शहर के कई संगठनों तथा समाज की ओर से भी समर्थन दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए विधायक रावत धरने को लेकर छीटाकशी करने वाले अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों पर जमकर बरसे। मंच से अपने उद्बोधन में रावत ने कहा कि कुछ लोग घर बैठे ही अपनी राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति के लिए
लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि घर बैठे लोगों को शहर के विकास तथा ब्यावर को जिला बनने से ऐतराज है। वे नहीं चाहते हैं कि ब्यावर जिला बने और यहाँ का विकास हो। विधायक रावत ने कहा कि शहर में रहने वालों को शहर से ही प्रेम नहीं है। उन्होंने धरने को विधायक का धरना बताने वालों को ललकारते हुए कहा कि धरने पर सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद है। कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस स्वयं अपना घर संभाले, उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाए। रावत ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि अगर किसी को ब्यावर की जिला बनने व शहर के विकास से ऐतराज है तो घरों में दुबक कर नहीं, खुले में सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। विधायक ने कहा कि वे किसी के ऐतराज को अहमियत नहीं देते हैं, वे अपना काम करते रहेंगे और इसके लिए जिले के सभी विधायकों व सांसद से भी ब्यावर को जिला बनाने के समर्थन में सीएम के नाम पत्र लिखवाए जा रहे हैं। अंत में विधायक रावत ने अपने उद्बोधन में हुंकार भरते हुए कहा कि काम करते हैं और चुप रहते हैं तो कोई इसका अर्थ गलत नहीं निकाले। मेरा नाम शंकर सिंह रावत है, अगर अपनी पर आ गया तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि ब्यावर को जिला बनाने से रोक सके। दूसरे दिन भोम सिंह रावत, नरेंद्र सिंह, कानाराम गुर्जर, नैनू सिंह रावत, पूर्व सरपंच जसवंत सिंह तथा मुकेश जोधावत धरने पर बैठे। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने धरने पर बैठने वालों का माला पहनाकर स्वागत किया। उधर गुरुवार शाम को नसराबाद विधायक रामस्वरूप धरना स्थल पर पहुंचे तथा विधायक रावत के धरने को समर्थन दिया। इस दौरान लांबा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में आमजन परेशान है, लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। लांबा के धरना स्थल पर पहुंचने पर उपस्थित कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार की ओर से किए गए लॉकडाउन का असर हर क्षेत्र में देखने को मिला है। विद्युत निगम पर लॉकडाउन का असर हुआ है। लॉकडाउन के दौरान विद्युत निगम की खपत में काफी गिरावट दर्ज की गई है। लॉकडाउन के दौरान बृहद उद्योग व व्यापारिक संस्थान बंद रहने के चलते विद्युत खपत में भारी गिरावट देखी गई है। निगम अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल से अगस्त के बीच दर्ज की गई खपत में लगभग 20% की गिरावट देखी गई है। निगम अधिकारियों के मुताबिक अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद विद्युत खपत फिर से पटरी पर आने की उम्मीद है। हालांकि अब तक ब्यावर डिवीजन में स्थित औद्योगिक इकाइयों की स्थिति पटरी पर नहीं आई है, फिर भी उम्मीद है कि अगस्त के विद्युत खपत फिर से सुधरेगी। विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों के मुताबिक ब्यावर डिवीजन में इस वर्ष मार्च से अगस्त के बीच लगभग 16.95 करोड़ यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई है। यह विद्युत खपत गत 3 सालों की सबसे कम है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में मार्च से अगस्त के बीच 20.96 करोड़ यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई थी। वहीं वर्ष 2018 में मार्च से अगस्त के बीच 20.97 करोड़ यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद औद्योगिक इकाइयां फिर से शुरू होने लगी है। हालांकि अभी भी 100% औद्योगिक इकाइयां शुरू नहीं हुई है। हालांकि बाजार अब तक पहले की तरह खुलने लग गए हैं, जिससे विद्युत खपत पूर्ववत आने लगी है। अधिकारियों ने बताया कि सितंबर से नवंबर तक की विद्युत खपत पहले लॉकडाउन से पूर्व की ही भांति आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि निगम की विद्युत खपत में 40 से 50% में इजाफा हुआ है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि बड़े उद्योग पूरी तरह से शुरू होने के बाद खपत 100% बढ़ेगी। अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि मार्च से अगस्त 2020 के बीच लॉकडाउन के चलते विद्युत खपत में भारी कमी देखी गई है। यह कमी गत 3 सालों में सबसे अधिक है। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद औद्योगिक इकाइयां फिर से शुरू होने के चलते विद्युत खपत फिर से पूर्व की तरह होने की उम्मीद है। लॉकडाउन के दौरान जो मार्च में लॉकडाउन लगा था, अगस्त तक विद्युत के खपत में काफ़ी भारी अंतर है। 2018 में अप्रैल से अगस्त तक 20 करोड़ 96 लाख यूनिट का उपभोग हुआ था ब्यावर डिवीजन में। इसी तरह अप्रैल से अगस्त तक 2019 में 20 करोड़ 95 लाख यूनिट का खपत हुआ था। लेकिन इस कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में रहें, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहे, कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद रही और स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से ये सारे एक्टिविटी बंद हो गए, तो विद्युत खपत में काफ़ी कमी आई है, जो कि पिछले 2 साल के मुकाबले केवल 16 करोड़ 95 लाख अप्रैल से अगस्त तक अभी खपत हुई है। इसका मुख्य कारण है कि उद्योग का नहीं चलना, इंडस्ट्री बंद है। अब धीरे धीरे अब फॉर्म में आ रहे हैं, कंटिन्यूसली अब उद्योग चालू हुआ है, अब काम धंधे शुरू हो गए हैं और इंडस्ट्री भी चालू हो गई और प्रोडक्शन भी अब जारी हो गया है। तो थोड़ी सी अब कंजम्पशन में फ़र्क पड़ा है और बढ़ा है।
लेकिन जो मेन कंजम्पशन है इस पीरियड में अप्रैल से अगस्त तक का जो पीरियड है उसमें घरेलू उपभोग बढ़ा है, क्योंकि अभी भी लोग घरों में ही रहना ज़्यादा, गवर्नमेंट का भी निर्देश है कि जब ज़रूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें, और लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण अब शहर के गली मोहल्लों में अपने पांव पसार चुका है। साथ ही कोरोना की चपेट में हर उम्र के लोग भी आने लगे हैं। महिलाओं, पुरुषों के साथ साथ अब छोटे बच्चे भी कोरोना संक्रमण से नहीं बच पा रहे हैं। गुरुवार को शहर में एक साथ 11 कोरोना संक्रमित लोग सामने आए हैं, जिसमें 8 पुरुष तथा 3 महिलाएं शामिल है। 11 कोरोना संक्रमितों के बाद शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 831 पर पहुंच गया है, जो कि शहर के लिए चिंता की बात है। संक्रमण के आंकड़े शहरवासियों को सतर्क तथा सावचेत रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन की पालना के साथ साथ स्वयं की ओर से भी एहतियात बरतने की जरूरत महसूस की जाने लगी है। बच्चों में बढ़ते संक्रमण के मामले अभिभावकों के लिए भी चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोविड इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार गुरुवार को शहर में सेंधा रोड कुमावत भवन के पास विजय कॉलोनी निवासी एक 52 वर्षीय महिला तथा एक 26 वर्षीय युवक, विजयनगर रोड पानी की टंकी के पास निवासी एक 22 वर्षीय युवती, सेधिया रोड स्थित पारसनाथ कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय युवक, जालिया रोड जाजोदिया नगर निवासी 33 वर्षीय पुरुष, न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी 55 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी प्रकार जय मंदिर के पास निवासी 41 वर्षीय महिला, सिटी थाने से 20 वर्षीय युवक, बर्फानी बाबा बगीचे जगदीश नगर से 27 वर्षीय युवक तथा 51 वर्षीय पुरुष के साथ पारसी कॉलोनी निवासी 51 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका कुपोषण के कारण कम वजन है, इसके अलावा 5 साल से अधिक ऐसे बच्चे व महिलाएं जिनमें खून की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए महिलाओं व बच्चों को पोषक भोजन देने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन बनाए जाएंगे। इसके लिए पहले चरण में शहर की 117 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 109 केंद्रों का चयन हुआ है। इसमें 11 केंद्र ही ऐसे हैं जो स्कूलों के साथ संचालित हो रहे हैं, जहाँ स्कूल के चारों ओर चारदीवारी होने के कारण न्यूट्री गार्ड को किसी तरह की अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी का नतीजा है स्कूलों में संचालित होने वाले केंद्रों के लिए न्यूट्री गार्डन के लिए 10,000 रुपए प्रति केंद्र को बजट जारी हुआ है, जबकि किराए के कमरों में संचालित होने वाले केंद्रों को प्रति केंद्र 300 रुपए का ही बजट जारी हुआ है। शहर में कई केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन बनाने का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि इन गार्डन में धनिया, पालक, शलगम, मेथी, मूली, गाजर, टमाटर, भिंडी, लौकी, गोभी, फूल गोभी, आलू, मटर, लहसुन, प्याज सहित अन्य तरह की सब्जियां भी उगाई जा सकेगी। इनसे पालक की खिचड़ी, मूली का सलाद, मिक्स वेजिटेबल, सरसों का साग जैसी तरह तरह की पौष्टिक सब्जियां या खाद्य सामग्री बनाई जा सकती है। न्यूट्री गार्डन में उगाई जाने वाली सब्जियां रसायन सही रहित होगी, जिससे कुपोषित बच्चों को ताजा सब्जियां मिल सकेगी। बच्चों व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन मिलेगा, इससे उनमें खून की कमी दूर होगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाली पड़ी जगह का सदुपयोग होगा। सभी गार्डन की साइज फिक्स तय की गई है, जिससे एक रूपता बनी रहेगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर की 117 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 109 केंद्रों को बजट 1,39,400 रुपए का बजट जारी हुआ है। इसमें सरकारी भवन में संचालित होने वाली 11 आंगनबाड़ी केंद्र को प्रति केंद्र के हिसाब से 10,000 रुपए का बजट जारी किया गया है। वहीं 98 आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए के कमरों में संचालित हो रही है, उनके लिए 29,400 रुपए बजट जारी किया गया है, जिनको प्रति केंद्र केवल 300 रुपए मिलेंगे। शहर के किशनगंज द्वितीय, चंपानगर, दौलतगढ़ सिंघा, शिव कॉलोनी, सेदरिया प्रथम, दिलवाड़ा रोड, अग्रसेन कॉलोनी, साकेत नगर द्वितीय, जटिया कॉलोनी द्वितीय, जटिया कॉलोनी तृतीय तथा पोखरगंज स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को 10,000 रुपए में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगानी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या उक्त सब्जियों की रखवाली करने के साथ ही विभाग के अन्य कार्य में व्यस्त रहने की वजह से सब्जियां लगाना मुश्किल नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि जो केंद्र सरकारी स्कूलों में संचालित हो रहे हैं, उन्हें किचन गार्डन तैयार आसान है, लेकिन जो छोटे से कमरों में संचालित हो रही है, उनमें बच्चों का बैठना तक मुश्किल है। वहां किस प्रकार किचन गार्डन तैयार कर योजना का लाभ दिया जाएगा, वह भी महज 300 रुपए में गमलों में सब्जियां उगाना मुश्किल दिख रहा है। सीडीपीओ नितेश यादव के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों, किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को पौष्टिक आहार देने के मकसद से न्यूट्री गार्डन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए सरकारी स्कूलों में संचालित होने वाली 11 केंद्रों को 10,000 रुपए, विशेष 98 केंद्र जो किराए के भवन में चल रही है, उसके लिए 300 रुपए का बजट प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों के जो बगीचे लगाने का आया है, उसमें कुछ सेंटर सेलेक्ट किए हैं। उनके अंदर
उनको 10,000 का बजट मिला है और वो लोग सब्जियां वगैरह लगा करके और अपनी आंगनवाड़ी के वहीं पे केंद्र पे उनको उगाएंगे और फिर उसको वो करेंगे। और प्रति आंगनवाड़ी सेंटर पे 300 रुपये का बजट आया है। वो हम लोगों को गमले लगा करके उनमें पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि पर्यावरण को अच्छा सुनिश्चित करें। लायंस क्लब ब्यावर सिटी के प्रांतीय उद्देश्य मुस्कुराहट के साथ सेवा कार्य को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत उद्देश्य को साकार रूप दिया जा रहा है। सचिव लायन मोहित भारद्वाज ने बताया कि लायंस क्लब ब्यावर सिटी की प्रेरणा से स्वर्गीय श्याम सुंदर गर्ग की पुण्य स्मृति में लायन राजेंद्र गर्ग के सौजन्य से वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की मुस्कुराहट के साथ सेवा करते हुए भोजन कराया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष लायन राजेंद्र जैन, लायन हरीश मुद्रा, लायन उत्तम भंडारी, MJF लायन जगदीश रायपुरिया एवं लायन संदीप खंडेलवाल ने सेवा कार्य में सहयोग किया। हिंदुस्तान की बेटी व पद्मश्री कंगना रनौत के समर्थन में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना मैदान में आई है। सेना के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार शाम को शहर के अजमेरी गेट पर शिवसेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कंगना रनौत पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला दहन करते हुए उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान ठाकरे सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि आने वाले दिनों में कंगना व देशवासियों से माफी नहीं मांगी गई तो शिवसेना कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। पुतला दहन तथा विरोध प्रदर्शन के दौरान कुलदीप बोहरा, पंकज वर्मा, संजय बाकोलिया, पार्षद अनिल चौधरी, लक्की भाटी, भूपेंद्र धानका, देवेंद्र जटिया, योगेश कुमावत, संदीप ऋतिक, योगेश राव, दीपक जांगीर, दीपक राजपूत तथा मनमोहन आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की ओर से संजय राउत जो शिवसेना से हैं, जिन्होंने भारत की बेटी कंगना रनौत जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है, उनका एक तो हरामखोर कहकर अपमान किया है, दूसरा उन पे तानाशाही वाली कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से हैं, उन्होंने कार्रवाई करते हुए उनका दफ्तर तोड़ दिया, जो कि 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। ये जो शिवसेना है, ये अब हमें बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं लगती, क्योंकि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि शेरों की सेना में गीदड़ प्रवृत्ति के काम हो रहे हैं, जो कि भारत की जनता सहन नहीं करेगी। और भारत की जनता में भारी आक्रोश है इस महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, जो ये कार्रवाई कर रही है, जो BMC के तहत इन्होंने कार्रवाई करवाई है कंगना के दफ्तर पे। एक बाला साहब की सेना आज एक जो शेरों की सेना कहलाती थी, आज एक नारी से लड़ रही है, एक नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही है और उसके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल सहनीय नहीं है। इसीलिए आज हम अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर संजय राउत जो शिवसेना से हैं, उनका पुतला दहन किया है और उन्हें ये चेतावनी दी है कि हम पूरी अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना समस्त हर लेवल पर पूरी तरह से कंगना रनौत के साथ है और उनके लिए संघर्ष, उनके हर संघर्ष में उनके साथ रहेगी। ब्यावर खास रोड स्थित छिपा कॉलोनी निवासी पुखराज प्रजापति ने घरेलू विवाद के चलते गुरुवार को अपनी पत्नी सुनीता प्रजापति के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना में सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा घायल सुनीता को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया। यहाँ पर थाना अधिकारी ने पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए पति के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। नगर परिषद अतिक्रमण शाखा की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टीम ने शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान दुकानों के बाहर सामान रखकर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटवाते हुए सामान भी जब्त किया। साथ ही दुकानदारों से बातचीत करते हुए शहर हित तथा यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने में सहयोग करने के लिए अपनी दुकानों के बाहर सामान नहीं रखने की समझाइश की। कार्यवाही के दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदार टीम के पहुंचने से पहले ही दुकानों के बाहर सामान हटाते हुए दिखाई दिए। टीम ने महात्मा गांधी सर्किल के चारों ओर बैठकर सब्जी बेचने वाली महिलाओं को भी खदेड़ा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
सरकार के एकतरफा निर्णय का शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने किया विरोध। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर मनाया काला दिवस। सीवरेज लाइन खुदाई के दौरान उड़ती धूल मिट्टी से परेशान है दुकानदार। दिन के बजाय रात्रि में खुदाई करने की रखी मांग। जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण सड़क पर खुला पड़ा है खड्डा। खड्डे में भरे पानी में नहाते हैं खानाबदोश बच्चे। और कांग्रेस तथा अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों पर बरसे रावत। कहा, मेरा नाम शंकर सिंह रावत है और अगर अपनी पर ही आ गया तो